के अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत कर रहे हैं इस वक्त लाइव में। और आज बिहार के लिए बेहद खास दिन, बिहार की राजनीति के लिए, क्योंकि बिहार में जिन दो विधानसभा सीटों पे उपचुनाव हुए उसके नतीजे सामने आ गए। दोनों सीटों पर उन्हीं दोनों दलों ने कब्जा जमाया जिनके पहले से वहां सदस्य थे, विधायक थे। मोकामा सीट एक बार फिर आरजेडी के पाले में गई और गोपालगंज पर बीजेपी ने फिर से कब्जा जमाया। लेकिन एक एक से बराबरी पर छूटे इस मुकाबले के अंदर पीछे की राजनीति क्या कहती है, वोट का समीकरण क्या कहता है, और बिहार में जो गठबंधन का नया स्वरूप है, सत्ताधारी गठबंधन का, वो क्या संकेत दे रहा है, इस मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संपादक कुमार प्रबोध हैं। प्रबोध जी, एक एक से मुकाबला, फोटो फिनिश वही जो चीजें पहले से थी, मोकामा आरजेडी के पास पहले से थी और गोपालगंज बीजेपी के पास, लेकिन जो वोटों का अंतर है वो बदला है। और ये इंडिकेशन अपने आप में, पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या होगी इस पर? हम सबसे पहले अपने दर्शकों को यह बताना चाहेंगे कि जो इस उपचुनाव के दो विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव हुआ, उस उपचुनाव का जो सबसे बड़ा संकेत है, जो सबसे बड़ा मैसेज, पॉलिटिकल मैसेज जो सामने निकल कर आया है, वो ये है कि तेजस्वी यादव के कानों के पास अभी घंटियां बज रही होंगी। तेजस्वी यादव को समझ में आ रहा होगा कि उन्होंने जो नीतीश कुमार के साथ सत्ता का समझौता किया है वो उनके लिए कितना बड़ा नुकसानदेह साबित हो सकता है। तेजस्वी यादव फंस गए हैं, ये चुनाव परिणाम बता रहा है। ये चुनाव परिणाम बता रहा है कि नीतीश का सियासी वजूद जो है वो बिहार में क्या बच गया है। ये चुनाव परिणाम, ये उपचुनाव का परिणाम बता रहा है कि जो ये अंदाजा लगा रहे थे, मैथ का समीकरण जोड़ रहे थे कि हमारे पास जो वोट है, हम महागठबंधन के पास यानी तेजस्वी, कांग्रेस, वामपंथी पार्टियां, इनके पास जो वोट है, इसमें जेडीयू का अगर वोट जुट जाएगा, नीतीश कुमार का जो जेडीयू का वोट परसेंट हम बता दें कि पिछले बार जो विधानसभा चुनाव हुआ था तो लगभग 2020 में तो लगभग 15.83% के करीब, 8-4% के करीब, यानी मान लें 16% के करीब जहां पर वो चुनाव लड़े थे वहां पर उनको वोट आया था। माफ करेंगे 15.3 करीब 15.5% के करीब जहां वो चुनाव लड़े थे। और अगर पूरा हम माफ करें पूरे बिहार में, और अगर जहां वो चुनाव लड़े थे वहां करीब 33-34% वोट था। तो यानी अगर हम मान लें कि अगर 15.5% वोट अगर जेडीयू को आया और तेजस्वी ये समझ रहे थे कि 15.5% वोट हमारे पास नीतीश कुमार के साथ आने से आ जाएगा और बीजेपी पूरी तरीके से, एक तरीके से कहा कि दरिद्र कंगाल हो जाएगी, तो इस अवधारणा को, इस मैथमेटिक्स को, इस गणित को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है लोगों ने। और तेजस्वी यादव जिनकी पॉलिटिक्स 2020 के चुनाव के बाद लगातार अप पर, राइज पर थी, वो हम समझाएंगे अपने दर्शकों को, वो ग्राफ अचानक से नीचे आ गया है। हम आपको आज समझाएंगे कि नीतीश कुमार की हैसियत इस उपचुनाव में 1000 वोट की रह गई है। ये इस उपचुनाव बता रहा है कि नीतीश कुमार के साथ आने के बाद तेजस्वी यादव जो A to Z के नेता बन रहे थे, वो कहीं ना कहीं उसको गंभीर बड़ा झटका लगा है। हम ये उपचुनाव परिणाम बता रहा है कि अगर आप ये समझ रहे हैं कि हम नीतीश कुमार, कांग्रेस, आरजेडी और वामपंथी पार्टियों को मिलाकर बिहार में बड़े आराम से राज कर लेंगे, तो ये इस अवधारणा को जनता ने तोड़ दिया है। कुल मिलाकर मैसेज ये है शशि भूषण कि तेजस्वी यादव नुकसान में आए हैं नीतीश कुमार के साथ आने के बाद। और ये हम आपको आंकड़ों से साबित करेंगे अपने लोगों के सामने कि मोकामा के, खासकर मोकामा की हम बात करेंगे, जो अनंत सिंह का गढ़, मोकामा को लेकर एक बात चर्चा होती रही प्रभु जी कि अभी सुशील मोदी का बयान है। सुशील मोदी ने कहा कि मोकामा में अनंत सिंह जीते हैं, महागठबंधन नहीं जीता है। आप कह रहे हैं कि महागठबंधन का जो इंटैक्ट वोट बैंक एक्सपेक्ट कर रहे थे तेजस्वी यादव कि नीतीश कुमार के आने से वो चीजें बहुत सरप्लस हो जाएंगी, वो चीजें नहीं हुई हैं। नहीं, आप देखिए ना, देखिए मोकामा सीट का हम पहले आपको बता दें, मोकामा सीट के समीकरण को समझिए। देखिए पिछले 7 चुनाव को देखिए मोकामा सीट पर, तो 7 चुनाव आप देखेंगे, उसमें से 6 चुनाव अनंत सिंह या अनंत सिंह के भाई जो डेथ कर गए, स्वर्गीय दिलीप सिंह, वो जीतते आए हैं। केवल एक उपचुनाव, जो एक चुनाव माफ करेंगे, वहां से दूसरे सुरजभान के उम्मीदवार ने वहां से उन्होंने चुनाव जीता है। तो अनंत सिंह कितने बड़े फैक्टर है ये बताने की जरूरत नहीं है। और अब हम आपको समझाते हैं कि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के साथ आने के बाद किस तरीके से नुकसान में है। आप देखिए अनंत सिंह, हमारे पास डेटा फिगर्स है और हम आंकड़ों के साथ बात करेंगे। हम बताते हैं कि अनंत सिंह जब 2020 में आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़े थे
तो उनकी स्थिति क्या थी? वो लगभग 36,500 वोट से वहां से चुनाव जीते थे। करीब आप वहां कह सकते हैं 36,000 वोट से, माफ करेंगे, वहां से चुनाव जीते थे अनंत सिंह। और अनंत सिंह अब जेल में है। मोकामा नीतीश कुमार का क्षेत्र है। नीतीश कुमार वहां से सांसद रह चुके हैं। बाढ़ का जो इलाका, बाढ़ का इलाका वो रहा जहां से नीतीश कुमार सांसद रह चुके हैं। नीतीश कुमार कहते हैं कि हमारे व्यक्तिगत संबंध है वहां पर लोगों से। और इस बार जो मार्जिन रहा वो 16,700 कुछ वोटों का रहा। यानी आपका मार्जिन जो है वो 19, साढ़े 19,000 सीधे डिप कर गया। जी, ये क्या मैसेज देता है शशिभूषण? जबकि हम जो देख रहे हैं, जो आंकड़े हैं वो बता रहे हैं कि मोकामा में अनंत सिंह जब पिछली दफे जीते तो 78,000 वोट था और इस बार नीलम देवी को 79,000 1,000 वोट बढ़ा है। 1,000 वोट बढ़ा है। इसके बावजूद जीत का अंतर जो है नहीं, और वो बढ़ा, वो इसलिए बढ़ा क्योंकि मोकामा में उपचुनाव में इस दफा वोटिंग परसेंटेज बढ़ गया और बाकी कैंडिडेट्स को वोट नहीं पड़े। हम आपको बता दे रहे हैं कि मोकामा में 2020 के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में करीब 1,48,000 वोट पड़े थे और इस बार वो 1,49,000 से ज्यादा वोट पड़ गया। क्योंकि छठ के कारण लोग अपने घर आए हुए थे और वो वोट देके वापस गए, तो मोकामा में वोटिंग परसेंटेज बढ़ गया, तो उसका कुछ फायदा मिला। हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर अनंत सिंह को तकरीबन 79,000 वोट मिले उस चुनाव में, 78,721 वोट मिले 2020 में, और नीलम देवी को मिल रहा है 79,744, 1,000 वोट बढ़ गया। 1,000 वोट बढ़ गया तो नीतीश कुमार की हैसियत 1,000 वोट की है। जबकि उनके उम्मीदवार जो राजीव लोचन थे 2020 में, उनको लगभग 44-45,000 वोट आए थे। प्रमोद जी, 45,000 करीब वोट आया था। 42,749 वोट आया था जेडीयू के उम्मीदवार को 2015-20 के चुनाव, विधानसभा चुनाव में। अगर नीतीश कुमार आए और वाकई नीतीश कुमार के पास वोट बैंक है जैसा कि उनकी पार्टी के नेता दावा करते हैं, तो ये जो 42,749 वोट राजीव लोचन सिंह को मिला था जेडीयू के उम्मीदवार को 2020 में मोकामा में, उसका 20,000 वोट भी अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को मिल जाना चाहिए था, जो हुआ नहीं। अगर हुआ, अगर नीतीश कुमार का कुछ वोट अगर आया आरजेडी कैंडिडेट के पास, नीलम देवी के पास, तो इसका मतलब तेजस्वी का जो अपना वोट था वो भाग खड़ा हुआ। अगर नीतीश कुमार ये दावा करते हैं कि जिस अति पिछड़ा वोट बैंक की बात वो करते हैं या कहते हैं कि ये मिथ है। हाँ, मतलब जो उनका अपना दावा है चुनावी राजनीति को लेकर के और वोटों के, शशिभूषण, हम मानते हैं ये मिथ है। नीतीश कुमार के पास कोई यहां पर किसी भी, आप ये कह दें दलित के नाम पर वोटिंग होती है, गलत। आप ये कह दें कि सवर्ण के नाम पर वोटिंग होती है, गलत। यहाँ भूमिहार के नाम पर, यहाँ राजपूत के नाम पर, या ब्राह्मण के नाम पर वोटिंग होती है। यहाँ पर अगर दलितों की बात करें तो वहां पासवान के नाम पर वोट होती है, राम के नाम पर वोटिंग होती है। यहाँ पर ये कोई वोट बैंक का चंक नहीं है कि अति पिछड़ा का वोट नीतीश कुमार को मिल जाएगा। ये नीतीश कुमार की परिभाषा अपनी जो गढ़ते हैं, और नीतीश कुमार के आने से तेजस्वी यादव को फायदा क्या हो रहा मोकामा में? 1,000 वोट का। तो तेजस्वी यादव को सोचना पड़ेगा प्रभु जी। और हम बता दें कि ये तेजस्वी यादव के लिए मेजर सेटबैक है, झटका है। आप 2020 के बाद के उपचुनाव को देखें, आप देखें कि बोचहा में इसी साल उपचुनाव हुआ था। आप देखें उस 20 में उस बोचहा विधानसभा क्षेत्र में तेजस्वी यादव का उम्मीदवार जो है वो 11,000 वोट से चुनाव हार गए थे रमई राम। और जब 22 में उपचुनाव हुआ तो लगभग 37,000 वोट से तेजस्वी यादव के उम्मीदवार वहां चुनाव जीते, अमर पासवान। यानी 48,000 वोटों का फायदा एक तरीके से हुआ। आप जो 11, वो फायदा यहाँ मोकामा में, आप तेजस्वी ग्राफ की तरफ ऊपर जा रहा था। आप देखिए कि जो 2020 में बोचहा में इसी साल अप्रैल में चुनाव हुआ, उपचुनाव हुआ, वहां पर तेजस्वी यादव का उम्मीदवार रमई राम थे। तेजस्वी यादव के उम्मीदवार 2020 के चुनाव में वो 11,000 से चुनाव हार गए थे वोट से। और 2020 जब 22 में उपचुनाव हुआ तो तेजस्वी यादव के उम्मीदवार 37,000 लगभग वोट से वहां से चुनाव जीत गए। आप देखिए तेजस्वी ग्राफ कहां जा रहा था। मतलब ये हुआ कि हम लोग ऐसा हम बता रहे हैं, और उदाहरण दे रहे हैं। हम उदाहरण दे रहे हैं कि 2021 में उपचुनाव हुआ, तारापुर विधानसभा क्षेत्र को लीजिए। तारापुर में जब 2020 में जब चुनाव हुआ था, मेवालाल चौधरी वहां थे, उम्मीदवार थे जेडीयू के, और आरजेडी के उम्मीदवार वहां पर जो है वो जयप्रकाश नारायण यादव की पत्नी उम्मीदवार थी। तो आप देखेंगे कि वहां पर उस समय 2020 में 7,000 वोट से तेजस्वी यादव की पार्टी के उम्मीदवार हार गई थी वहां से चुनाव।
लेकिन जब 2021 में उपचुनाव हुआ, वहां पर मेवालाल चौधरी के निधन के बाद, तो पूरी ताकत जब सरकार ने झोंक दी, तब भी तेजस्वी यादव ने अपने वोटों का शेयर बढ़ा लिया और जीत का मार्जिन घट के 3-3.5 हजार हो गया। तेजस्वी यादव की पॉलिटिक्स राइजिंग पॉलिटिक्स थी। भले ही तारापुर विधानसभा उपचुनाव में वो हार गए, लेकिन उन्होंने अपना वोट बढ़ाया, जीत का मार्जिन जो है वह जेडीयू का कम कर दिया। जब जेडीयू बीजेपी के तमाम दिग्गज काम कर रहे थे, वोटिंग के दिन तक काम कर रहे थे, इसके बावजूद क्या हुआ, तेजस्वी यादव के का जो हार का जो वोट जो अंतर था वो कम गया। और ये नहीं भूलना चाहिए कि चिराग पासवान ने अपना कैंडिडेट भी वहां उतारा था, और इसके बावजूद भी तेजस्वी यादव जो है उन्होंने अपना वोट परसेंटेज बढ़ा लिया। इसका मतलब ये हुआ प्रभु जी कि नीतीश कुमार के साथ आने के बाद तेजस्वी यादव के ग्राफ में इस बार उपचुनाव में गिरावट देखने को मिली, और जबकि ये कॉमन परसेप्शन होता है कि उपचुनाव सरकार का चुनाव होता है, उसके बावजूद ये गिरावट है। और इसके बावजूद गिरावट है। अब बात कर ले गोपालगंज में जी, लोगों को ये लग सकता है कि गोपालगंज में जो उपचुनाव हुआ उसमें जीत का मार्जिन जो है वो बीजेपी का कम गया। 2100 कुछ वोट से बीजेपी की उम्मीदवार वहां चुनाव जीत गई, कुसुम देवी। अब हम आपको बताते हैं कि आप आखिर हुआ क्या वहां पर। वहां भी नीतीश कुमार का वोट नहीं मिला, नीतीश कुमार से कोई आरजेडी कैंडिडेट को फायदा नहीं हुआ। आप देखें 2000, हम आपको 2020 से गोपालगंज का समीकरण समझाते हैं। 2020 में वहां बीजेपी के सुभाष सिंह चुनाव जीते थे, और वहां पर हुआ क्या था कि उनके मुकाबले में कौन आ गए थे, साधु यादव आ गए थे, जिनकी पत्नी इस बार इंदिरा देवी वहां चुनाव लड़ रही थी। बीएसपी से उम्मीदवार साधु यादव थे। दूसरे नंबर पर साधु यादव थे, और तीसरे नंबर पर जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे वह कांग्रेस के मुस्लिम उम्मीदवार थे, आसिफ गफूर उनका नाम था, वो तीसरे नंबर पर थे। और ये जो अब्दुल सलाम जो इस बार वहां पर AIMIM के प्रत्याशी थे, वो आपको जहन में आपके नहीं होगा, चूंकि मैं वहां गया था तो मैंने देखा था। वो अब्दुल सलाम एक छोटी किसी पार्टी में चुनाव लड़ रहे थे, उनका उस समय गैस स्टोव जो है ना वो चुनाव चिन्ह था। आप उस समय वोट जोड़ दे कि जो साधु यादव को वोट मिले, जो कांग्रेस को वोट मिले, और जो अब्दुल सलाम को वोट मिले, वो तीनों वोट मिला के बीजेपी के वोट से ज्यादा था। 2% ज्यादा वोट था इन लोगों के पास। इस बार क्या हुआ कि यादव वोटों में जो जबरदस्त डिवीजन था, साधु यादव करवा ले गए थे 2020 में, वो 41,000 वोट से साधु यादव को 41,039 वोट आया था, वो इस बार नहीं हुआ। तो तेजस्वी यादव का वोट उनके पास लौटा। दूसरी बात हम आपको बताते हैं कि वहां पर क्या हुआ कि तेजस्वी यादव ने इस बार वैश्य उम्मीदवार दिया। जो वहां हिंदू मुस्लिम की लड़ाई हो रही थी उस लड़ाई को खत्म कर दिया, वैश्य उम्मीदवार दिया। तो वैश्य उम्मीदवार जो मोहन प्रसाद जो गुप्ता जो इस बार उम्मीदवार थे आरजेडी के, उन्होंने न कुछ भी काटा तो कम से कम 40 से 50% वैश्य वोटों में सेंधमारी की। और ये बीजेपी के वोट थे, ये बीजेपी के वोट थे। नीतीश कुमार का वोट कहां है? मतलब ये हुआ कुमार प्रभु जी जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और आप समझिए इसको सामान्य भाषा में कि एक अलायंस जब कोई बनता है बिहार की राजनीति में ही, अगर ये अलायंस बना कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव साथ आ गए, तो महागठबंधन के बूते ही जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री ये कहते रहे प्रभु जी की 40 की 40 लोकसभा सीटें बिहार में हम बीजेपी को हरवा देंगे, लेकिन उपचुनाव में वो असर दिखा नहीं। हम 2-3 बात अपने दर्शकों के सामने साफ करना चाहते हैं। जो बात सामने उभर के सामने आ रही है वो ये है कि नीतीश कुमार के पास वोट नाम का कोई चीज नहीं नजर आ रहा है इस उपचुनाव परिणाम से। अगर वोट है तो उनका वोट 1000 है, जो मोकामा में दिख रहा है कि अनंत सिंह को 2020 में जो वोट मिला उसकी तुलना में जो उनकी पत्नी को इस बार वोट मिला, वोट बढ़ने के बावजूद तो 1000 ज्यादा वोट मिला, जबकि वोट परसेंटेज वहां पर कॉमन बढ़ गया तो ऐसे ही उम्मीदवारों का वोट बढ़ेगा, तो वो 1000 ज्यादा वोट मिला। तो नीतीश कुमार की अगर सियासी हैसियत मोकामा में जो उनका गृह क्षेत्र रहा है, जहां से वो सांसद रह चुके हैं, जहां पर वो अभी घूमने जा रहे थे, आप याद कीजिए कि अभी वो बीच में वो घूमने जा रहे थे, घूमने गए उस क्षेत्र में पर्सनल कंटेक्ट में, वहां पर नीतीश कुमार के कारण अगर तेजस्वी यादव को फायदा हुआ तो 1000 वोट का। तेजस्वी यादव की जो पॉलिटिक्स राइजिंग पॉलिटिक्स थी, तेजस्वी यादव 2020 के बाद हर एक उपचुनाव में 3 क्षेत्रों पर उपचुनाव हुआ था। अभी इससे पहले तारापुर में हुआ था, कुशेश्वर स्थान में हुआ था और बुछा में हुआ था। तीनों उपचुनाव में तेजस्वी यादव का प्रदर्शन जो है वो हद से ज्यादा बेहतर था। हम आपको बता दें कि बोचहा जिसमें 2020 में वो 11,000 से हार गए थे, वहां पर 2022 में तेजस्वी यादव के उम्मीदवार ने 37,000 लगभग वोटों से जीत हासिल की थी।
तो तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के साथ आकर अपना गवा रहे हैं, एक बात। दूसरी बात, अगर ये विपक्ष समझ रहा है कि अगर बात करेंगे जो बिहार में सत्ताधारी है विपक्ष भी बीजेपी के लिए है, अगर ये समझ रहा है कि हम 40 सीट पर साफ कर देंगे तो आपके गणित को कि हम नीतीश कुमार के वोट बैंक को मिलाकर और हम बीजेपी को साफ कर देंगे, जनता ने खारिज कर दिया है। और तेजस्वी यादव के कानों के सामने घंटियां बजनी चाहिए आज की तारीख में। शशि भूषण, हम ये कह रहे हैं जो वो उनकी पॉलिटिक्स जो लगातार ऊपर जा रही थी, ग्राफ जा रहा था, वो नीचे गिरा है। और ये खाम ये बता रहा है कि नीतीश कुमार के कारण उनको नुकसान हुआ है। अब एक थोड़ा सा पीछे हम चलते हैं। 2020 का जो विधानसभा चुनाव हुआ मोकामा में, उसमें जेडीयू उम्मीदवार राजीव लोचन को लगभग 44,000 वोट आए थे, 43,000 आपके पास वोट डाटा है। और इस बार अगर असर नहीं दिखा प्रभु जी, तो ये भी तो सवाल उठेगा, या बीजेपी ये सवाल कर सकती है कि उस समय जो एनडीए अलायंस था उसमें एक मोटा हिस्सा कहीं ना कहीं बीजेपी का था नीतीश कुमार के साथ। नीतीश कुमार के बारे में एक बात कही जाती है कि दूसरे के कंधे की सवारी करते हैं। नहीं, हम कह रहे हैं कि आप मोकामा के सिंपल सीधा आंकड़ा है कि अनंत सिंह को पिछले बार 78,721 वोट आए और जेडीयू का उम्मीदवार उनके मुकाबले खड़े थे, राजीव लोचन सिंह वहां पर खड़े थे, जिनको 42,749 यानी लगभग 43,000 वोट आए। अनंत सिंह के वाइफ को 1,000 वोट बढ़ा, इस बार बढ़ा तब जब वहां वोटिंग परसेंटेज बढ़ गया, यानी हर उम्मीदवार का वोट। बीजेपी के कैंडिडेट सोनम देवी को इस बार 62,000 लगभग 63,939 वोट आया, 63,000 वोट वहां पर आया है। जो बीजेपी कभी मोकामा, आप देखिए मोकामा एक ऐसा जगह रहा है जहां से बीजेपी चुनाव नहीं लड़ा। हाँ, उनका संगठन है लेकिन कोई संगठन भी उसको ऐसा नहीं है। 1995 के बाद से तो हमको लगा नहीं कि बीजेपी ने वहां से चुनाव लड़ा। और यही वजह रही कि जब अनंत सिंह के सामने उम्मीदवार उतारने की बात हुई तो बीजेपी का उम्मीदवार नहीं था तो जेडीयू में ही थे ललन सिंह। हाँ, उनको लाकर उनकी पत्नी को टिकट दे दिया गया। क्योंकि बीजेपी, आप देखें कि बीजेपी ने वहां चुनाव नहीं लड़ा कभी, वहां थे जेडीयू लड़ते थे। और जेडीयू से जब इनका तालमेल न था 2015 में, तो वहां एलजेपी के उम्मीदवार को टिकट दिया गया। तो अगर नीतीश कुमार के पास अगर वोट की ताकत है तो 43,000 जो लगभग वोट आए 2020 के चुनाव में उनके उम्मीदवार को, राजीव लोचन सिंह को, तो उसका 20,000 भी ट्रांसफर होना चाहिए। मानते हैं कि पूरा ट्रांसफर नहीं हो जाता है, तो 20,000 में ट्रांसफर होना चाहिए, यानी करीब 1 लाख वोट मिल जाना चाहिए था नीलम देवी को। हमको यह भी लगता है प्रभु जी की, और सबसे दूसरा इसका पहलू है कि अगर नीतीश कुमार का 10,000 या 20,000 वोट ट्रांसफर हुआ तो तेजस्वी का जो अपना वोट था वो टूट के भाग गया। ये भी एक घंटी वाली बात है, जो खतरे की घंटी आप बता रहे हैं कान के सामने कि अगर नीतीश कुमार का वोट मिला तो आपका अपना वोट बैंक टूट के भाग रहा है। दोनों में से कोई एक बात सही हो सकती है। और मोकामा में, और हम आपको फिर से कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव फंस गए हैं, वो पॉलिटिक्स देख नहीं पा रहे हैं कि यहां पर नीतीश कुमार के पास क्या वोट बैंक है और क्या नहीं है। यह आंकड़ा साबित कर रहा है भाई। एक बहुत दिलचस्प बात, मोकामा में जब चुनाव प्रचार हो रहा था तो कांग्रेस के एक नेता का दर्द आया, उन्होंने मीडिया में बयान भी दिया कि हमको तो कोई पूछता नहीं है। यही दर्द जेडीयू के नेताओं का है। जेडीयू के नेता लाइन लगा के नीलम देवी या आरजेडी के लोगों के पीछे खड़े थे, कैंपेन हो रहा था। रोड शो जो हुआ ललन सिंह जी का, वो बताने की जरूरत नहीं है, वो रोड शो कहीं रुका नहीं, मतलब गाड़ी निकली और खत्म हो गई जहां से जहां तक रूट था। तो जेडीयू को भी ये समझ में आ रहा था कि हम यहां बहुत असरदार नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जो अनंत सिंह हैं या अनंत सिंह के जो समर्थक थे या नीलम देवी खुद या उनके जो मैनेजर थे चुनाव में, उनको भी ये पता था कि यहां सिर्फ अनंत सिंह का सिक्का चलने वाला है, यहां और कोई बाकी फैक्टर है नहीं प्रभु जी। देखिए, कुल मिला के एक तो आंकड़ों से हमने साबित किया कि नीतीश कुमार का वहां प्रभाव नहीं है, और दूसरी बात, हम मोकामा के लोगों से, हमने कम से कम मोकामा के 500 लोगों से बात की है। मोकामा के लोगों का कहना है कि अगर अनंत सिंह ने वहां निर्दलीय चुनाव लड़ा होता तो भी जीत जाते, तो भी इससे ज्यादा वोट आते, इससे ज्यादा वोट से जीतते, इससे ज्यादा वोट से जीतते। तो एक सेक्शन में कहीं नाराजगी रही इस बात को लेकर, ये अनंत सिंह, हम बड़ा सिंपल समझाते हैं बात, आपको बड़ा सिंपल बात समझाते हैं, आप समझिए इस बात को। देखिए, ये बिहार की राजनीति का आखिरी सच जो है वो जाति है। हम आपको एक बात सिंपल बात समझाते हैं कि जो पासवान जो है ना, दलितों में पासवान जो है वो आक्रामक और अच्छी तादाद वाला वोटर है। उसको तेजस्वी यादव से, उस वोट बैंक को, उस समूह को, उस जाति के लोगों को तेजस्वी यादव से कोई नफरत बैर नहीं था जी।
अब देखिए, जब रामविलास पासवान जो सबसे बड़े नेता माने जाते रहे उस तबके के, उनका निधन हुआ, उसके बाद जो कुछ तेजस्वी यादव और उनकी फैमिली की ओर से पासवान जी के लिए किया गया, उससे कोई नफरत तेजस्वी यादव के प्रति नहीं थी पासवान समाज के लोगों में। लेकिन पासवान समाज के लोगों को इस बार यह दिखा कि नीतीश कुमार से किस हद तक नफरत है, और नीतीश कुमार के कारण तेजस्वी यादव से नफरत हो गई। भाई, यहां पर आप देखिए कि किस किस नेता का यहां पर अवसर पर सरकारी जयंती मनाई जाती है, ये आपको नाम याद नहीं होगा। हम आपको बताएं, हो सकता है कि सेक्शन के लिए बड़े सम्मानित नेता हो। आप लोग लाल सिंह त्यागी का नाम सुना है आप लोगों ने, किसी ने? उनके यहाँ नाम पर यहां पर राजकीय समारोह उनकी जयंती पर मनाया जाता है। लेकिन स्वर्गीय रामविलास पासवान, जो बिहार के, आप बताएं, मेरा मानना है और बहुत लोगों का मानना है कि बाबू जगजीवन राम के बाद अगर कोई दूसरी बड़ी हस्ती दलितों के बीच से देश के लेवल पर कोई बिहार का हुआ तो वो रामविलास पासवान थे। रामविलास पासवान के नाम पर, रामविलास पासवान की जयंती पर कोई यहां पर राजकीय समारोह नहीं मनाया जाता। रामविलास पासवान की मूर्ति यहां पर सरकारी तौर पर कहीं लगाई नहीं गई है। अरुण जेटली जी बड़े नेता थे, लेकिन अरुण जेटली जी बिहार के नहीं थे, उनके नाम पर यह मूर्ति लगाई गई उनके लिए। ये नीतीश कुमार की पसंद नापसंद से सीधा, तो ये पासवान समाज के लोगों को हर्ट करता है जी। और अगर तेजस्वी यादव वही नीतीश कुमार के साथ अगर गले मिलकर बात करते हैं तो पासवान समाज उनसे दूर है। हम बताते हैं कि मोकामा में क्या हुआ। मोकामा ठीक है, अनंत सिंह के नाम पर भूमिहारों ने वोट दिया, लेकिन जो उस सेक्शन की नाराजगी थी वो तेजस्वी यादव से नाराजगी थी नहीं, वो नाराजगी नीतीश कुमार से थी। तो आपको हमने दो समाज का उदाहरण दिया कि ये दो समाज के लोग जो तेजस्वी यादव के करीब आ रहे थे वो भाग क्यों रहे तेजस्वी यादव से? तो नीतीश कुमार के कारण। तो कुल मिलाकर नुकसान का सौदा तेजस्वी यादव के लिए है। जो उनकी आगे जा रही थी पॉलिटिक्स, वो पॉलिटिक्स अब नीचे जा रही है, इसको समझना होगा। और हम बार बार कह रहे हैं कि मोकामा से समझिए, अगर नीतीश कुमार का सियासी वजूद वाकई बिहार में है तो तेजस्वी यादव के लिए मैसेज वो ये है कि उनका सियासी वजूद 1000 वोटों का है, वो मोकामा में दिख गया। शशि भूषण, तेजस्वी यादव ऐसा नहीं है कि राजनीति समझ उनके पास नहीं है, वो भी समझ रहे होंगे जिन बातों को हम बताने की कोशिश कर रहे हैं या सबसे पहले हम जिसका एनालिसिस लेकर के आए हैं। और भले ही सामने एक एक का मुकाबला दिखता हो, लेकिन अंदर का जो खेल है वोटों का वो बड़ा दिलचस्प है। और एक तरफ अनंत सिंह की जीत है, दूसरी तरफ गोपालगंज में भारतीय जनता पार्टी की जीत है। 2005 से वो सीट लगातार रही है बीजेपी के पास। बीजेपी के लिए इस चुनाव में क्या है प्रभु जी, इस पर आते हैं। महागठबंधन को छोड़िए 2 मिनट के लिए, जरा बीजेपी पे आते हैं। बीजेपी इत्मीनान से होगी जी। देखिए, बीजेपी को डर, बीजेपी आखिरकार नीतीश कुमार से तमाम धोखे खाने के बाद, नीतीश कुमार को लेकर अपनी पार्टी में भारी नाराजगी के बाद नीतीश कुमार के साथ क्यों चिपकी रही? इसलिए क्योंकि उसको लगता था कि नीतीश कुमार अगर तेजस्वी यादव के साथ चले जाएंगे अगर लालू यादव के साथ, तो हमारा सुपड़ा साफ हो जाएगा, उनका वोट बैंक बड़ा हो जाएगा। बीजेपी को एहसास हो रहा होगा कि बीजेपी को एहसास हो रहा होगा कि जिस सीट से हमने कभी चुनाव नहीं लड़ा, जिस सीट पर अनंत सिंह जैसा कद्दावर जो निर्दलीय वहां से चुनाव जीतने का मादा रखता और साबित कर चुका है वहां से, और वहां पर अगर हम 16-17 हजार वोट से सिर्फ हार रहे हैं, जहां पर हमारे पास कैंडिडेट नहीं था, तो अगर हमने तैयारी की होती मोकामा में तो ज्यादा बेहतर प्रदर्शन, तो हम ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करते हैं। आपने सारा वहां पर आजमा लिया, गोपालगंज में आपने बीजेपी के वोट बैंक को तोड़ने के लिए एक वैश्य समाज के व्यक्ति को टिकट दे दिया। यादव वोटों में एकदम बहुत थोड़ा बहुत डिवीजन हुआ। इसके बावजूद वहां पर अगर बीजेपी चुनाव जीत जा रही है तो बीजेपी के लिए तसल्ली की बात है, बीजेपी के लिए बहुत। जबकि गोपालगंज में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि गोपालगंज में बीजेपी ने किसी अपने पुराने वर्कर को टिकट नहीं दिया। वो सिंपैथिक कैंडिडेट थी कुसुम देवी, इसलिए कि सुभाष सिंह का निधन हुआ और उनकी पत्नी को टिकट दे दिया गया। अमूमन ऐसा होता है, हर पार्टी में होता है। तो बीजेपी का अगर कोई ऐसा नेता रहता है जो ग्रासरूट लेवल रहता तो हो सकता था वहां परिणाम और ज्यादा बेहतर होता। और दूसरा, बीजेपी की जो वहां पर पॉलिटिक्स है, जो बीजेपी के वोट बैंक है, उसमें थोड़ी नाराजगी रही है। हालांकि वोट उन पे पड़े, लेकिन वो उस तरीके से नहीं पड़े जिस तरीके से पड़ना चाहिए। और उनके वोट, बीजेपी के वोट बैंक में सेंधमारी हुई मोहन गुप्ता के कारण, मोहन प्रसाद के कारण। और सबसे अहम बात हम बाद में इस चुनाव के एक अनाम स्टार का नाम लेना चाहेंगे, शशि भूषण, जिसका जिक्र नहीं हो रहा है, और वो स्टार रहा चिराग पासवान।
काफी लोगों को लग रहा होगा कि चिराग पासवान ने इसमें क्या किया, लेकिन जब वोट आएंगे अलग अलग जगह से तो आ ही जाएंगे कि किस तबके के कितने वोट पड़े और क्या रहा, तो पता चलेगा चिराग पासवान ने वाकई क्या खेल किया। और बीजेपी आज अगर मोकामा में हारने के बावजूद भी इतने अच्छे प्रदर्शन के साथ खड़ी है और गोपालगंज में जीत चुकी है, तो इसका श्रेय चिराग पासवान को जाना चाहिए। आंकड़े हमारे साथ हैं। चिराग पासवान के उम्मीदवार को मोकामा में पिछले विधानसभा चुनाव में संभवतः सूरज निषाद उनका नाम था, वो वहां से उनको वोट टिकट दिया था चिराग पासवान ने, और 13,000 से ज्यादा वोट चिराग पासवान को उम्मीदवार 45,000 में 13,000 जोड़ दीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा। अगर चिराग पासवान जेडीयू के साथ रहते, मतलब जेडीयू और बीजेपी अलायंस के साथ रहते 2020 में, तो यही पर लगभग यही आंकड़ा। आज जो कम करके आंक रहे हैं चिराग पासवान, तो चिराग पासवान ने साबित किया शशि कि हमारे पास वोट है और हम उसको ट्रांसफर करा सकते हैं। इस चुनाव की एक बड़ी बात यह रही कि हमारे पास वोट है और हम उसको ट्रांसफर करा सकते हैं। मोकामा का जो रिजल्ट देख रहा हूं प्रभु जी, उसमें एक चीज अभी दिख रही है कि 2 उम्मीदवारों, मतलब नीलम देवी और सोनम देवी के अलावा एक सहनी उम्मीदवार है वहां पे, उपेंद्र सहनी, उन्होंने ही सबसे ज्यादा वोट हासिल किया, हालांकि बहुत ज्यादा बहुत कम वोट है। तो एक बात जरूर है कि सवाल तो मुकेश सहनी की तरफ भी होंगे कि मुकेश सहनी क्या महागठबंधन में ट्रांसफर करा पाए वोट? नहीं, मुकेश सहनी की पॉलिटिक्स डाउन, नीचे जाएगी। मुकेश सहनी जो दावे कर रहे थे कि हम चुनाव मतलब हम समर्थन कर रहे हैं और बीजेपी हमारे कारण हारेगी, बीजेपी उनको लाइटली लेगी। आज अगली जो आगे की जो पॉलिटिक्स होगी, और जेडीयू आरजेडी और जो भी महागठबंधन है वहां भी मुकेश सहनी का पोजीशन कमजोर होगा। इसको हमने स्थानीय स्तर पर समझने की कोशिश की है। मोकामा में सहनी समाज, बिल्दार, नुनिया, इस तबके के जो लोग हैं वो पहले भी अनंत सिंह को सपोर्ट करते रहे, शुरू से वो उसका लिटमस टेस्ट नहीं हुआ है, और लेकिन गोपालगंज में लिटमस टेस्ट हुआ। और वहां पर देखिए, हम सीधा आंकड़ा बता रहे हैं कि देखिए गोपालगंज में आप पिछले बार देख लेना, वहां पर इंदिरा देवी साधु यादव बसपा के उम्मीदवार थे, उनके पास वोट था यादवों का, और जो राम का जो वोट है वो था, और वहां पर कांग्रेस के मुस्लिम उम्मीदवार थे। दोनों के वोट को मिला दीजिएगा ना तो पिछले बार विधानसभा चुनाव में उतना ही वोट बीजेपी को पड़ा था लगभग। और अब्दुल सलाम जो एक छोटी पार्टी से खड़े थे, उनका हम बता रहे, बार बार मुझे याद है, गैस स्टोव छाप था, इस बार ओवैसी की पार्टी से इस बार आ गया। तो और आपको आप कहिए कि इंदिरा देवी को वोट फिर कैसे मिल गया? इंदिरा देवी को तो वोट आ गया, वो यादवों का वोट नहीं है शशि भूषण, वो साधु यादव अपना प्रभाव जी नहीं, वो मायावती का वोट है। ये बीएसपी का वोट है, जो बीएसपी के कैंडिडेट को, वो बहन मायावती का वोट है, जो से सटा हुआ इलाका है, और वहां पर जो दलितों के जिस वोट बैंक, जिस खास वर्ग पर मायावती का प्रभाव है, वो उसका वोट है। यादव वोटों का डिवीजन नहीं हुआ, और तेजस्वी यादव के कैंडिडेट की स्थिति सुधरी तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि यादव वोटों का डिवीजन नहीं हुआ, और यादव वोट इंदिरा यादव को कुल वोट जो मिले हैं वो 8854 वोट मिले। ये राम जाति का वोटर है, रविदास वोट, और कुछ साधु लोग अपना प्रभाव, अपना वो ज्यादा नहीं, वो 2-4 उस इलाके से है और वहां घर है उनका, तो 200-500 वोट का अंतर आ सकता है। लेकिन ये वोट जो अगर मिल रहा है, अगर लगभग 9,000 वोट मिला है, तो ये लोग पूछ सकते हैं भाई किसका वोट मिला। एक और चर्चा हो रही है प्रभु जी, हालांकि स्थानीय स्तर पर इसकी जानकारी मिलती है, हमारे रिपोर्टर भी वहां से बता रहे हैं कि शहाबुद्दीन परिवार का साइलेंट हो जाना आरजेडी के पक्ष में, और ओवैसी के कैंडिडेट के लिए कहीं ना कहीं बैक स्टेज उन्होंने एक थोड़ी सी सेंटीमेंट रखी या उनका सपोर्ट नहीं। देखिए, ओवैसी का एक मुसलमानों में रिएक्शन है जी, ओवैसी कैंडिडेट को वोट क्यों आए, मुसलमानों में रिएक्शन है। अभी 2 दिन पहले प्रशांत किशोर कह रहे थे बेतिया में किसी जगह पर कि भैया ये MY की पार्टी अगर है, और तो M जो है वो उसकी तादाद ज्यादा है Y की तुलना में, तो अगर यहां पर 2 डिप्टी CM बने तो उसमें M क्यों नहीं डिप्टी CM, एक डिप्टी CM बना तो बीजेपी के तर्ज पर आपने 2 डिप्टी CM क्यों नहीं बनाया? एक तेजस्वी बनते तो एक M का भी बन जाता, मुस्लिम का भी कोई बन जाता। मुसलमानों में रिएक्शन, जैसे गोपालगंज सीट पर वहां से लगातार मुसलमान उम्मीदवार महागठबंधन की ओर से होते आए हैं, इस बार ड्रॉप किया उन्होंने, और इस बार इन्होंने ड्रॉप किया, तो ये जो वैसे वोट काट रहे थे वहां पर, वहां मुसलमान वोट भाग रहा था उनका। यहां फिर हम आपको कह रहे हैं, फिर इससे क्या बात साबित होती है? नीतीश कुमार का कोई इन्फ्लुएंस वहां पर देखने को नहीं मिला।
जो कुछ हुआ वो आंतरिक समीकरण, आंतरिक जो आरजेडी की बात है, यादव वोट जो कट रहा था वो यादव वोट आ गया तेजस्वी यादव के पास, जो पिछले चुनाव में कटा था साधु यादव के साथ गया था। जो मुस्लिम वोट उनको पिछले चुनाव में जो कांग्रेस को मिला था वो मुस्लिम वोट, उसमें से 11-12 हजार वोट इस बार भाग खड़ा हुआ, क्योंकि भाई दोनों सीटों पे एक बात जो बहुत कॉमन दिखी है, अगर हम सवर्ण जातियों की बात करें तो ज्यादातर सवर्ण जातियां तो बीजेपी के साथ जुड़ी दिखती हैं। अनंत सिंह का मसला अलग है, वहां पर भूमियार अगर उनके साथ खड़े हैं तो वो व्यक्तिगत उनकी अपनी पकड़ है, लेकिन राजपूत जाति के वोटर्स की गोलबंदी ज्यादा दिखी है बीजेपी के साथ। हाँ, ये दिख रही है। एक तो नेशनल लेवल पर वो बीजेपी के साथ कहीं ना कहीं है, और दूसरी बात की जो सुधाकर सिंह प्रकरण हुआ बिहार में, जगदानंद की नाराजगी, जगदानंद सुधाकर सिंह प्रकरण, जगदानंद सिंह बड़े फैक्टर नहीं है, सुधाकर सिंह ने जिन मुद्दों को उठाया उसको लेकर रिएक्शन है। और ये फिर यहाँ पर नीतीश कुमार के कारण डैमेज का हो रहा है तेजस्वी यादव का, यहाँ तो मसला सुधाकर वर्सेज नीतीश कुमार है, और तेजस्वी यादव ने यह साबित किया कि भैया हम नीतीश कुमार के साथ खड़े हैं, तो राजपूत वोटरों की उनसे नाराजगी बढ़ी। ये यहां पर मामला है। अब हम एक और जाति वर्ग का, बड़ा इंपॉर्टेंट जाति वर्ग का विश्लेषण कर लेते हैं। नीतीश कुमार का जो आधार वोट माना जाता है लव कुश शशिभूषण, हम उसकी बात कर लेते हैं। मेरा दावा है, हम आंकड़े भी रखेंगे जातिगत, जो जिस बूथ पर कुशवाहा वोटरों की तादाद अच्छी खासी है उस बूथ का भी आंकड़ा बताएंगे। अभी नहीं बता पाएंगे क्योंकि वो आंकड़ा आने में 2-3 दिन का समय लगेगा। हम आपको बताएंगे कि जिन बूथों पर कुशवाहा समाज का वोट अच्छा खासा रहा, मोकामा में खासकर, वहां पर वो वोट बीजेपी के पक्ष में ज्यादा गया। ये हमने कम से कम 100-150 कुशवाहा समाज के लोगों से बात करने के बाद ये बात हम आपको बता रहे हैं। तो नीतीश कुमार के जो आधार वोट माने जाते थे उसमें गहरी सेंधमारी हुई है, और यहां पर एक फैक्टर मोकामा में हम फिर जिक्र करेंगे, वो बड़ा फैक्टर बनकर सामने आया शशिभूषण, वो सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी ने जिस तरीके से मेहनत की मोकामा विधानसभा क्षेत्र में और कुशवाहा बहुल इलाके में, वहां पर उन्होंने कुशवाहा तबके के लोगों का मूड और मिजाज बदलने में बड़ी भूमिका निभाई। बीजेपी अगर पहली बार लड़के 63,000 से ज्यादा वोट वहां से ला रही है, तो यकीन मान लीजिए कि वहां पर जो फैक्टर्स रहे उस फैक्टर्स में से एक ये भी है कि कुशवाहा समाज के लोगों ने भी अच्छी खासी संख्या में, अच्छी खासी तादाद में बीजेपी को वोट दिया। तो इससे एक बात और साबित होती है कि नीतीश कुमार का वोट बैंक जो है वो दरक रहा है, दरक गया है। शशिभूषण बिल्कुल, और तेजस्वी यादव के कान के पास जो घंटी बज रही है प्रभु जी के शब्दों में, वो इसीलिए बज रही है या बजेगी क्योंकि वाकई अगर नीतीश कुमार के साथ आने के बावजूद वोट बैंक बढ़ा नहीं और घट गया, या फिर केवल 1000 का इजाफा मोकामा जैसी सीट पे हो रहा है, तो ये वाकई ये चुनौती तो है ही, और सामने उनके बहुत सारी चीजें नजर आ रही होंगी। लेकिन बहुत सारे अभी और एंगल है जिस पर हम फिर आपके साथ लाइव जुड़ेंगे। एक तो ये कि अगर कुशवाहा फेस के तौर पे सम्राट चौधरी बीजेपी से उभर रहे हैं और उनकी वजह से जेडीयू मतलब नीतीश कुमार के साथ खड़े जो कुशवाहा नेता हैं उनके अस्तित्व पर सवाल है प्रबोध जी, तो दूसरी तरफ जो बीजेपी में यादव चेहरे। आखिर में कहानी छोटी सुना देते हैं। किसी कुशवाहा समाज के व्यक्ति ने हमसे पूछा कि सम्राट चौधरी को तो बीजेपी ने नेता प्रतिपक्ष विपक्ष का नेता बना दिया बिहार विधान परिषद में, उपेंद्र कुशवाहा को लेकर गए थे नीतीश कुमार, उनको संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाया और हैसियत क्या बना कर रख दी, चपरासी की। उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू ऑफिस में किसी चपरासी को भी हटा सकते हैं और बहाल कर सकते हैं, टिकट दिलाने और देने की बात तो दूर की रही। तो ये बातें अब कुशवाहा समाज के लोगों में ये उठने लगी है, और वो उनको मालूम है कि जब नीतीश कुमार 2020 के चुनाव के बाद उपेंद्र कुशवाहा को 21 की शुरुआत में जब अपनी पार्टी में ले गए तो ये कह के ले गए थे कि आप हमारे पॉलिटिकल वारिस होइएगा। तो हमारे पार्टी में और दूसरा कौन है? और वारिस तो तेजस्वी यादव। वारिस तो तेजस्वी यादव होगा, को बढ़ाना है। अब तो तेजस्वी यादव होगा, अब तो खुले तौर पर करेंगे, जो करेंगे तेजस्वी यादव करेंगे, बढ़ाएंगे तेजस्वी यादव बढ़ाएंगे। तो ये जो कुशवाहा समाज का बड़ा तबका है ना, वो छला हुआ महसूस कर रहा है। बीजेपी के यादव नेताओं की स्थिति क्या होने वाली है? जो जेडीयू के कुशवाहा नेताओं की होने वाली है, इस एंगल पर फिर कभी बात करेंगे, आगे बात करेंगे। और लेकिन फिलहाल हमने बताया शशिभूषण कि इस उपचुनाव के परिणाम के क्या निहितार्थ हैं। तेजस्वी यादव भी कर रहे होंगे अपना उनका और करेंगे, और ये सवाल भी उठेंगे क्योंकि अभी देखिए जगदानंद सिंह लौटे नहीं है छुट्टी से, वो छुट्टी से लौटेंगे और संभवतः उपचुनाव के नतीजों का वो भी इंतजार कर रहे होंगे। जीत में छिपी हार क्या तेजस्वी समझ पाएंगे और तेजस्वी की पार्टी आगे कैसे रणनीति के साथ आगे बढ़ेगी, ये भी एक सवाल होगा।
कई पॉलिटिकल हैपनिंग होनी है अभी बिहार की राजनीति में, क्योंकि ये उपचुनाव बेहद महत्वपूर्ण हुआ है। प्रभु जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और लगातार आप तमाम दर्शक हमारे अलग अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर जुड़ेंगे लाइव आपके साथ फर्स्ट बिहार पर इसी तरह की चर्चा के साथ। नमस्कार।